देखिए जीएसटी के सफ़र की करते हैं शुरुआत, और पहला जो हमने चैप्टर लिया है वो कौन सा है? टाइम ऑफ सप्लाई। चैप्टर की हिंदी पहले हम जान लेते हैं कि इस जो हम एपिसोड को देखने वाले हैं उसके बाद हमें क्या पता चल जाएगा कि आप किस समय पर जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे, कि हाँ इस समय पर आपको जो है इनवॉइस वगैरह बना के टैक्स कलेक्ट कर लेना चाहिए था। उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, फटाफट से बताइए। टाइम ऑफ सप्लाई। इसका मैंने शायद आपको कल एक एग्जाम्पल दिया था, मुझे बताना क्या था उसमें। मैंने कहा था ऑर्डर मिला 1 तारीख को, बनाना शुरू किया 2 तारीख को, रेडी हो गया 3 तारीख को, 4 तारीख को मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया, 6 तारीख को उसका ट्रक वहां से निकल गया, 8 तारीख को ट्रक यहाँ पहुंचा, 9 तारीख को सामान लेके यहाँ से निकला, जब उसके पास 10 तारीख को पहुंचा तो उसने 11 तारीख को पेमेंट कर दी। तारीख छोड़ दीजिए, कब हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई? जब हमारे यहाँ से गुड्स निकले थे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कहानियों में डाउट जाएगा कि कब टैक्स लग जाना चाहिए। तो टैक्स लगाने के हमारे पास 2 सेक्शन है। सेक्शन आपको साथ साथ बिल्कुल रटवाता हुआ चलूंगा मैं। 2 ही सेक्शन है पूरे सिलेबस में। पहला सेक्शन कौन सा है? 12, और दूसरा सेक्शन कौन सा है? 13। जहां जहां क्या लिखा जाएगा वहां वहां पर क्या होगा? 12 कैरी सर्विस। जहां जहां पर क्या लिखा जाएगा? गुड्स, वहां वहां पर सेक्शन क्या होगा? 12। और जहां जहां पर क्या लिखा होगा? सर्विस, वहां वहां पर सेक्शन क्या होगा? 13। बाकी सब सेक्शन भी अभी याद करा देता हूं, 2 मिनट की बात लगेगी। हम देखिए जरा ध्यान से, सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है? सब सेक्शन नंबर 12 और सब सेक्शन क्या है? 1 क्या कहता है? कह रहे टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? कह रहे लाइबिलिटी टू पे टैक्स शेल अराइज। कह रहे कब बताना, जरा कह रहे मेरी तरफ मत देखो, इसकी तरफ देखो। मतलब सेक्शन नंबर 12(1) कहता है कि लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइज होती है कब? जब टाइम ऑफ सप्लाई होता है। और टाइम ऑफ सप्लाई अगर निकालना है तो नीचे वाले सेक्शंस की तरफ देखो। तो ना तो 12(1) का कोई औचित्य है, ना ही 13(1) का। ये बस कहते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है लाइबिलिटी टू पे जीएसटी कब अराइज होगी, और जब वो लाइबिलिटी अराइज होगी उन्हें पढ़ने के लिए नीचे नीचे जाइए। अब मैंने कहा यहां पर कुछ लिखा हुआ है, देखना जरा। फॉरवर्ड चार्ज का क्या मतलब है? जैसे आप नहीं आए थे दोस्त कल, आज पहली क्लास है आपकी, क्या नाम है बताओ आपका? शुभम, एक बात बताओ, आपकी दुकान है और मैं आपकी दुकान पर चिप्स खरीदने आया हूं। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किसको कराना चाहिए, मुझे या आपको? आपको, क्योंकि आप कौन है? सप्लायर। क्योंकि आप कौन है? सप्लायर। सोचो कभी ऐसी भी दुनिया आ सकती है कि जो व्यक्ति सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो नहीं, जो व्यक्ति सर्विस रिसीव कर रहा है उसको टैक्स भरने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि मुझे चिप्स खरीदने से पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये सीधी बात है, उल्टी बात है? उल्टी बात। सीधी बात क्या है? जो व्यक्ति गुड्स को बेच रहा है उसको क्या करवाना चाहिए? रजिस्ट्रेशन और टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। यही तो सही बात है। इस सही बात को किस नाम से जाना गया है? फॉरवर्ड। उल्टी बात को किस नाम से जाना गया है? देखो 3 सेक्शंस मैंने आपको पढ़ा दी। सेक्शन 12(1) किसकी बात करता है? लायबिलिटी कब अराइज होगी। 12(2) किसकी बात करता है? फॉरवर्ड चार्ज। कौन सा चार्ज? फॉरवर्ड। 12(3) किसकी बात कर रहे हैं? और खास बात क्या है, मैं आपको इधर याद करा रहा हूं, आप इधर याद कर रहे हैं। देखो 13(1) में क्या है? 13(2) में, 13(3) में। बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, और यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। बस इधर का याद करने चला, ऑटोमेटिकली याद हो गया। तो पहले बच्चे कहते हैं सेक्शन क्या याद करने जरूरी है। मैंने कहा समझाने से पहले तो मैं सेक्शन याद करा दूंगा, दिमाग में जाएगा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ कि ये करना जरूरी है या नहीं? जैसे मैं हर बार बताता हूँ बच्चों को, 9th के बाद क्या 10th में मैथ ले या ना ले, क्या ये ऑप्शनल है? तो क्या आपके दिमाग में कभी आया कि लेना है या नहीं लेना है? नहीं। 10th के बाद क्या ऑप्शन आया, मैथ ले या ना ले? कितने बच्चों ने मैथ ली? कितने बच्चों ने मैथ नहीं ली? ये क्यों हुआ बताओ? क्योंकि आपके पास क्या था? ऑप्शन। क्या मैंने आपको कभी ऑप्शन दिया सेक्शन याद करने हैं या नहीं? नहीं। बताना 12(1) किस चीज का है? 12(2), 12(3) किसका? गुड्स का। इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? सर्विस से। और सेक्शन को रिप्लेस कर देंगे 13 से। बिल्कुल सिंपल बात। कह रहे चलो अब सर सिखा दो पहले। तो हम पहला आज की पहली क्लास में देखो 12(1) में क्या लिखा हुआ है? द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस। कह रहे लायबिलिटी टू पे टैक्स तब अराइज होगी जब उसका क्या निकाल लोगे आप? टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? मैंने कहा उसी के लिए तो चैप्टर बना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए मेरे पास क्या है? देखो जरा ध्यान से, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और कौन से केस में? कह रहे सर क्या है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? मैंने कहा पहले आप इंग्लिश पढ़ना, फिर मैं कहानी से समझाऊंगा। पढ़ो जरा इंग्लिश क्या है। इनमें से जो पहले आ जाएगा। इसका हिंदी मीनिंग बताऊं आपको? देखो 1 सेकंड में समझ जाओगे। मान लीजिए मुझे इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था 8 तारीख तक। कौन सी तारीख तक? और मैंने इनवॉइस इशू किया है 6 तारीख को। तो कौन सा होगा टाइम ऑफ सप्लाई? 6 तारीख। इनवॉइस कब इशू हुआ है और इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए था? विच एवर इज। इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था 8 तारीख को, मैंने किया 12 तारीख को। बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? 8 तारीख। देखो कितना सिंपल है।
क्या मेरी बात समझ में आती है? आप देखो कहीं ना कहीं आपको इग्नोरेंस मिलेगी गुड्स की, कि गुड्स क्या जो यहाँ पर जो पेमेंट है वो कब हुई, क्या कोई डेट दिख रही है आपको? क्योंकि जब भी हम कोई सामान बनाते हैं, सामान बेचते हैं, तो उन्होंने तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई दो ही चीज़ों पे तय कर दिया। क्या चीज़? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज, यहाँ से जो निकल के आएगा उसे किससे कंपेयर करेंगे, और क्रॉस लगा दें कि कंपेयर करना है या नहीं करना है, नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, आपके टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में पेमेंट से कोई लेना देना नहीं। किससे कोई लेना देना नहीं? पेमेंट से। ये कैसी बात है? मैंने कहा ये ऐसी बात है, एक बार क्या हुआ, हमारे स्कूल में स्कूल की जो टीचर है वो अपने बच्चे को लेकर आ गई है ना, पैसे वाले बच्चे थोड़े से, मम्मा मम्मा है ना, खाने की चीज़ें, मतलब उनकी इंग्लिश टाइप चल रही थी, मम्मा की भी इंग्लिश चल रही थी, बेटे की भी इंग्लिश चल रही थी। तो वो कह रही थी, उसने बोला लेट्स प्ले गाइज। मैंने कहा चलो कुछ कह रहा है तो कर लेते हैं। कहाँ? कह रहा चलो ग्राउंड में चले हम। अब हम तो भाई भागने वाला खेलते हैं। अब जो बच्चे होते हैं जो फ्लफी टाइप नहीं होते, थोड़े से कहीं से भी बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात को? भाई अमीरों के बच्चे क्या करेंगे, कहीं से भी बढ़ेंगे, और बचपन में तो वैसे फुटबॉल की तरह रहते हैं। तो उसमें क्या हुआ, एक बच्चा जो था वो टीचर का था, थोड़ा सा मोटा था, होता है भाई बच्चों में, कुछ बच्चों को बीमारी भी होती है, कुछ बच्चे ज़्यादा खा लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में जितने भी मोटे हैं वो सब ज़्यादा खा रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि थायराइड एक बीमारी होती है जिसमें इंसान मोटा भी हो जाता है, पतला भी हो जाता है। कई लोग जीन्स की वजह से भी हो जाते हैं, घर में सब लोग मोटे हैं तो वो भी उनकी कोई गलती है। मुझे ऐसा लगता था यही पाप ही है, इसके ही बर्गर रखे हुए हैं यहाँ पे, उसी की वजह से पेट फूला हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, मैंने कहा चल भाई रेस लगाते हैं। कह रहे हाँ रेस लगाते हैं। हमने देखो पहली रेस लगाई, ऑब्वियस सी बात है कौन हारने वाला है? मोटू। अब मोटू पहली बार में ना कुछ नहीं कहा उसने, इट वॉज ट्रायल, लेट्स डू इट अगेन। मैंने कहा हाँ आ जाओ। फिर ये और बुरी तरह हरा, अब ये रोने लगा, मम्मा मम्मा मुझे मारा है, ऐसे कर। मैंने कहा भाई क्या बात कर रहा है तो ये तो खाली हराया है हमने, मारा कहाँ है तुम्हें? तो ये रोने लगे। अब इसके रोने के चक्कर में टीचर ने हमें लपेट दिया। तो बताओ परेशानी आई या नहीं आई? हाँ। पता है ये जो सब हम भाग रहे हैं ये क्या है? कह रहे सर बताओ क्या है? मैंने कहा ये है डेट ऑफ इनवॉइस। ये कौन है? और ये है लास्ट डेट, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। और ये जो टीचर का बच्चा है ना, ये है डेट ऑफ पेमेंट। अब हमने रूल बना लिए, दो बार हमने क्या नाम है, अब हमने रूल बना लिए। कह रहे रूल क्या है? कह रहे ये भागेगा तो सही, ये भागेगा तो सही, लेकिन अगर ये लास्ट आता है, अगर ये लास्ट आ जाएगा फर्स्ट टाइम, हम इसको इग्नोर करेंगे। ये है डेट ऑफ पेमेंट। यानी कि हमारे टाइम ऑफ सप्लाई निकालने में तीन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। दोनों में से जो पहले आता है उसे पकड़ लेते हैं हम, फिर डेट ऑफ पेमेंट से कंपेयर करते हैं। और अगर डेट ऑफ पेमेंट सबसे लास्ट में या सबसे पहले आ रही है तो उसे क्या कर देते हैं? इग्नोर। वैसे हम डेट ऑफ पेमेंट को कंपेयर करेंगे, जैसे इसी एग्जाम्पल में बताता हूं। मान लीजिए मेरा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था 8 जुलाई को, ठीक है, और मैंने इनवॉइस इशू किया है 6 जुलाई को, तो कौन सी डेट बाहर निकल के आई? जबकि पेमेंट मेरी हो चुकी है 5 जुलाई को। अब बताओ तब भी आंसर क्या होगा? यानी हम रेस में भागेंगे, अगर ये लास्ट आया तो इसे हारा हुआ नहीं माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये किसका बच्चा है? टीचर का, इसलिए इसे बोलते हैं डेट ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं इसको? यानी फॉरवर्ड चार्ज ऑफ गुड्स के केस में आप डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? मैंने कहा मान लीजिए अगर मैं इसे ऐसे कह दूं कि 8 जुलाई, 6 जुलाई और 10 जुलाई, क्या अब मुझे इग्नोर करने की जरूरत है या वो ऑटोमेटिकली ही हार जाएगा? क्या मेरी बात समझ में? तो अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई डेट ऑफ पेमेंट आपको लिखना ही नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। हम टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, और डेट ऑफ पेमेंट बस लिखते हैं, लेकिन उसे कंप्यूटेशन के लिए क्या करते हैं? इग्नोर। ये बात समझ में आई आपको? पक्की बात है? आंसर बता सकते हो? कह रहे चलो ठीक, मैंने कर लो एग्जाम्पल। मुझे बताओगे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का मतलब कौन सा वाला? जब हो जानी चाहिए थी या जब एक्चुअल में इशू हुई है? ये क्या है? लास्ट डेट, जब हो जानी चाहिए थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक काम हो जाना चाहिए था, वो मैंने उसी डेट या उससे पहले कर दिया है, तो जो मैंने काम किया है वो सही है, लेकिन अगर वो लेट हुआ है तो कह रहे जब तक हो जाना चाहिए था तब तक लास्ट डेट मानेंगे, उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। जैसे कि मैंने इशू कर दिया है कौन सी तारीख को? 10 अप्रैल को, जबकि ये हो कब तक जाना चाहिए था? 15। तो मैंने सही किया है गलत किया है?
कब कर दिया? 10 को। होना कब तक चाहिए था? 15 को। और तीसरी चीज, क्या मैं यहां पर ऐसे लगा दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ हाँ। अब आंसर क्या होगा बताओ जरा? काम मैंने कर दिया 10 को, होना कब तक चाहिए था? तो क्या आंसर हुआ? ये बेटा इंटरमीडिएट के सिलेबस में मैं इसे 8वीं क्लास के बच्चे, 9वीं क्लास के बच्चे को समझाऊं वो भी समझ जाएगा। सच बता रहा हूं मैं आपको, इतना सिंपल है। और जीएसटी में है फ्री के मार्क्स, ठीक है। तीसरे केस में आते हैं, काम कब तक हो जाना चाहिए था? हुआ कब? लेकिन मुझे इसके पैसे कब मिल गए? इसमें तो मुझे गड़बड़ नहीं लग रही थी, लेकिन क्या इसमें गड़बड़ होगी? नहीं, क्योंकि मैं इसे इग्नोर करते हुए चल रहा हूं सिरे से, इसलिए मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रही और बड़ी आसानी से मैंने टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लिया। लेकिन क्या पूरे टाइम ऑफ सप्लाई के दौरान हम डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर करेंगे? क्या मैंने ऐसे बोला है? नहीं। आगे जाके सेक्शंस आएंगे जहां पर डेट ऑफ पेमेंट को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए क्या मैं डेट ऑफ पेमेंट को कंसीडर करूं? नहीं। अब आप मुझे रूल बताइए, कौन सा रूल है? हम सेक्शन 12 का कौन सा सबसेक्शन पढ़ रहे हैं? 2। बिल्कुल रटना है एकदम से। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज ऑफ गुड्स। क्या पढ़ रहे हैं? गुड्स। क्या है बताइए रूल? सबसे पहली चीज, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर डेट ऑफ पेमेंट टू बी इग्नोर्ड। ऐसे करके लिखा। सिंपल है क्या? पक्की बात है? कह रहे ठीक। मैंने कहा यार अगर आप एक चीज बता दो, क्योंकि ये तो मैंने आपको लिख के बता दिया, बताना क्या है ये? लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होनी चाहिएगी, ये भी आपके सिलेबस में, आप तय करिएगा, हम तो आपको केस देंगे। कह रहे चलो बताओ फिर लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है? मैंने कहां पर लिखी है? ये रहा। सेक्शन नंबर कौन सा है? 31। अभी तक मैंने 3 सेक्शन पढ़ाए, 12, 13 और 31। 12, 13 और 13। 31 सेक्शन में क्या है? इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ाने की कोशिश करता हूं, फिर आपको हिंदी में बताऊंगा। कह रहे लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है? कह रहे अगर गुड्स में क्या है? मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो जिस दिन आपकी फैक्ट्री से वो रिमूव होगी। याद है हमारा कल वाला एग्जांपल? बहुत सारे एग्जांपल्स किए हमने, लेकिन सभी एक कॉमन फैसले पर आए थे कि जैसे ही आपके गुड्स आपकी फैक्ट्री के प्रेमिसेस से बाहर जाएंगे, वही आपकी लास्ट डेट है। अगर आपने इनवॉइस उससे पहले बना दिया है तो अच्छी बात है, उसके बाद बनाया है तो जिस दिन रिमूव होंगे उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लास्ट डेट वही। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? अभी बताऊंगा इसको, ठीक है। कह रहे अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो क्या होगा? मैंने कहा अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है मेरे गुड्स में। कह रहे कैसे मतलब? मैंने कहा मैं अपने गुड्स को पार्ट्स में सेल करता हूं। कैसे? मान लीजिए मैं कार बनाता हूं, तो मैं इस बार कार बना नहीं रहा, मैं असेंबल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? असेंबल। अलग अलग जगह से पार्ट जा रहे हैं और वो कस्टमर की साइट पर ही जाकर हम असेंबल कर रहे हैं। तो क्या यहां पर मूवमेंट इन्वॉल्व है? मैंने कहा मूवमेंट इन्वॉल्व कैसे बोल सकते हो आप, क्योंकि सामान तो अलग अलग जगह से जा रहा है और अलग अलग जगह से जाने का अलग अलग मूवमेंट है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो यहां पर हम कह रहे हैं मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं, कोई सिंगल मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है गुड्स का। तो क्या करेंगे? मैंने कहा जिस दिन वो उसके वहां पर डिलीवर हो जाए। तो 2 ही केस पॉसिबल है। अगर मेरी फैक्ट्री में गुड्स हैं और मूवमेंट इन्वॉल्व है तो लास्ट डेट क्या होनी चाहिए? रिमूवल से पहले। किससे पहले? रिमूव। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, आप सामान को कहीं से लेकर असेंबल करते हो वहां साइट पे जाके, तो डेट ऑफ क्या माना जाएगा? डिलीवरी। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, कह रहे सर समझाओ अब इस बात को। उनका समझा जैसे मान लीजिए ये हैं बेचारे लड़की के पिताजी, फादर। बिटिया की शादी है। शादी के बाद उसे पहाड़ों पे जाके क्या करना है आपको पता ही है। पहाड़ पे जाके ड्रम में, सिलेंडर में, बाथरूम के नीचे, सबको पता है ये बात, ठीक है। पिताजी कह रहे हैं यार अगर ये पहले ही किसी को मार दे मेरे घर में रहते हुए ही, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्यों ना मैं इसकी शादी कर दूं। क्योंकि ये सारे केस आपको बिफोर मैरिज नहीं मिलेंगे ज़्यादातर। एक मिला था अभी बिफोर मैरिज वाला भी है ना, पहाड़ से धक्का देने वाला, ठीक है। मैं उसमें टाइम ऑफ सप्लाई ढूंढ रहा था, मैं बताऊंगा आपको कैसे, देखिएगा। मैंने कहा बेटी की शादी माँ बाप के ऊपर, स्पेशली पिताजी के ऊपर एक बोझ होती है, सबको पता है। एक थोड़ी टेंशन रहती है कि बिटिया जो है दूसरे घर की, ये सबको पता है ये बात। हालांकि वो आपको ऐसा फील नहीं कराते, बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट देके, लेकिन पिताजी की एक टेंशन रहती है कि मुझे अपनी बेटी की जो शादी है वो धूमधाम से करनी है, अच्छी जगह करनी है, ताकि वो बाकी का जीवन सही तरीके से निर्वाह कर सके और हम भी टेंशन फ्री रहे। दोनों ही बातें। क्या मेरी बात समझ में? अब मैंने कहा पिताजी की टेंशन कौन से दिन पूरी मान ले, अब आप बताओ। पिताजी की जो टेंशन है वो कौन से दिन मान ले कि अब बोझ सर से उतर गया है। मैंने कहा अलग अलग डेट देता हूं मैं। 1 तारीख को 1 जुलाई को पंडित जी ने कुंडली मिलाई। 2 जुलाई को जो है रिश्ता पक्का हो गया, पक्का। यार अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
कह रहे ठीक है तो फिर जल्दी जल्दी कर दो। कह रहे 3 जुलाई को हमने फिर एंगेजमेंट कर डाली। क्या जितनी भी एंगेजमेंट होती हैं सभी शादी में कन्वर्ट होती हैं या रह भी जाती हैं? रह भी जाती हैं। ठीक। 4 जुलाई को बारात आई, यानी उस दिन मैरिज थी, शादी थी। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब शादी होती तो 4 जुलाई को है, लेकिन क्या 12 बजे के बाद भी क्रॉस हो जाता है रात को फेरे वेरे लेते समय? सारे जो चीजें हैं वो जो जिस दिन एक्चुअल में शादी होती है, जो कार्ड में लिखी होती है, उस दिन नहीं होती, वो 12 बजे के बाद होती। 5 तारीख को हुई विदाई, जिसे मैं अपने जीएसटी में रिमूवल बोलता हूं, रिमूवल फ्रॉम फैक्ट्री। अरे मुझे गुड समझाने हैं भाई। बताओ पिताजी की टेंशन किस दिन पूरी माने हम? वो रास्ते में है, 6 तारीख को दूर जाना है, क्या इसका पिताजी से कोई लेना देना नहीं? पिताजी की टेंशन किस दिन पूरी मान लो? दिस इज कॉल्ड एज लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इफ द गुड्स आर इन्वॉल्विंग मूवमेंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? याद रहेगा क्या ये? हाँ, पर्सनल नहीं लेना बेटा, याद रहेगा बस ये। क्यों बेटा, आपको कहाँ बोला मैंने? बोझ इन द सेंस कि पिताजी के ऊपर ना एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है। आप भी पूछ लेना, आपकी शादी बहुत अच्छे लड़के से, अच्छे परिवार में हो, इसकी टेंशन पहले दिन से रहती है पिताजी को। वो आपको एक्सप्रेस करें या ना करें? क्या बोला है? कुछ भी दिक्कत तो भाड़ में जाए, छोड़कर आ जाना, मैं जिंदगी भर पाल लूंगा, उन्हें तो नहीं लगता। लेकिन पहले स्टेप में बेटा, पहले स्टेप में भी उन्होंने शादी को प्रायोरिटी दे दी है। किस चीज़? करनी मत। ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस भी है। मान लीजिए अगर आपके पेरेंट्स ऐसा अलाउ कर रहे हैं तो ये एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन जनरली जो हमने जितनी जीवन देखा, हो सकता है आपसे ज़्यादा देख लिया हो, उसमें रहता है किसी पेरेंट को, वो बचपन से सेविंग भी करके रखते हैं इस चीज़ के लिए। इवन एक अकाउंट भी खोल देते हैं कि आगे जाके बच्चे की शादी के लिए काम आएगा। आपकी बात सही है, आप जो कोई बोल रहे हो ना वो ठीक है, बट जो वो बोझ बढ़ता है ना वो अलग ही। शादी का बेटा प्रेशर, 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 इंग्लिश सही है। प्रेशर भी, टेंशन होती है, थोड़ा दबाव है, ये सब दबाव रहता है बेटा। बेटा वो तो बच्चे के कर्म के ऊपर है ना। देखो वो बोझ है या असेट है। अगर मान लीजिए वो परेशान नहीं कर रही पेरेंट्स को तो वो असेट है। अगर मान लीजिए वो परेशान कर रही है तो वो कहते हैं जल्दी। अरे भाई, ये लड़के की शादी थी, ये लड़के की शादी थी बेटा, वो बाद में लड़की कन्वर्ट हो गया था। आजकल चल रहे हैं ना, अब ठीक है। ओरिजिनली ये लड़की पैदा नहीं हुआ था, अब सही है। और ये वाली जो लड़की थी ये बोझ है। मेरी बात समझ? जो पहले लड़का था अब सही है, ठीक है। अब दूसरा केस, नालायक को कंसेप्ट पे ध्यान नहीं है, नारी शक्ति बन गए ना, बट अब ये जो पैदा हुआ था लड़का, अरे सुन तो लो नालायक, ओरिएंटेड से क्या मारो पकड़ के। इधर सुनो, वो जो फूल सी बच्ची है उसे सही जगह डिलीवर करना है, इस चीज के बारे में सोच रहे हैं पेरेंट्स। ये बेटा पैदा तो मेल हुआ था। अरे वो कौन है, वो क्रिकेटर कौन है? वो क्रिकेटर जिसके जो पता है आपको, उसका जो बेटा है वो अब बेटी बन गया, क्या है उसका नाम पता है? संजय बांगर का बेटा है, पता नहीं कौन है। देखो दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं ये दिखा देता हूँ। नॉर्मल लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। संजय बांगर का लड़का जो लड़की बन गया। भाई गूगल समझता है बात। ये देखो, ये पैदा क्या हुआ था? लड़का। आज की डेट में क्या है? मैं इसी की बात कर रहा हूं। अरे उससे क्या लेना देना, बड़ा संजय बांगर मुझे जानता है। चलो मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा। ये था बोझ। वो कह रहा है अभी तो बना है क्या, लड़के से लड़की। अगर यही मैंने अलाउ रहने दिया तो आगे जाके और भी कन्वर्जन पॉसिबल है, तो क्यों ना इसे विदाई कर दिया जाए। क्या मेरी बात समझ? इसकी बात कर रहा हूं। अब इसमें तो बेटा मूवमेंट इन्वॉल्व थी। इस केस में क्या क्या इन्वॉल्व थी, फटाफट से बताइए। मूवमेंट। कह रहे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती और पेरेंट्स को भी टेंशन नहीं होती। कह रहे सर क्या? कह रहे हमारे घर से विदाई होगी नहीं। मैंने कहा क्यों? कह रहे घर वाले मान ही नहीं रहे। मैंने कहा तो इस केस में क्या होगा? कह रहे मैं यहाँ से डिस्पैच होंगे, वो वहाँ से डिस्पैच होगा, जिसकी डिलीवरी की इन्फॉर्मेशन और रिमूवल की इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को नहीं होगी। इस केस में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। इस केस में हम कहीं जाके असेंबल हो जाएंगे। वो भी घर से भागेगा, मैं भी घर से भागूंगी, और दोनों लोग कहीं जाके असेंबल हो जाएंगे। इन दिस केस मूवमेंट इज नॉट इन्वॉल्व। तो शादी कब मान लेंगे? जब वो यहाँ से घर से निकल गई है, जब वो घर से निकल गया है, या जब शादी हो गई है, यानी जब डिलीवरी हो चुकी है वहां पर दोनों की, यहाँ से डिस्पैच हुए थे।
ये दोनों ही। एग्जांपल मत दो। चलो वापस आते हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल था, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ बेटा। बेटा आप लोगों को याद रहेगा, बस वेरी गुड बेटा, बस याद रखना है, इसमें कोई ऐसे ऑफेंड होने वाली बात नहीं, ठीक। हाँ जी, जैसे मेरे यहाँ पर मशीनरी है, मेरे यहाँ पर टी शर्ट्स रखी हुई है, मेरे यहाँ पर शर्ट रखी हुई है, तो इनमें मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। लेकिन कोई स्पेशल प्लांट है जो असेंबल करना है वहाँ जाकर, तो उसके पार्ट्स मेरे यहाँ से मूव होते हैं अलग अलग, जिसे हम अपने यहाँ से एज अ फिनिश गुड्स, अपने यहीं पर फिनिश गुड्स है वो मेरी, लेकिन कोई फिनिश गुड्स है ही नहीं, वर्किंग प्रोग्रेस है या रॉ मटेरियल है, जिसको हम अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह से लाकर असेंबल करते हैं। जैसे मशीनरी है, स्पेशल टाइप की मशीनरी है, वो वहीं जाकर असेंबल होगी, देखना पड़ेगा क्या साइज है क्या चीजें हैं, ठीक है। ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 30 में। अब मुझे बताओगे कि अगर मैं इस कहानी को पूरा, इस प्रोविजन को पूरा बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? डेट ऑफ, और यहां लास्ट डेट जो है इसके दो पार्ट बन जाएंगे। लास्ट डेट कौन सी होती है? आप बोलोगे मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल वाली डेट लास्ट डेट होती है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डिलीवरी वाली डेट लास्ट डेट होती है। अब ये पूरा प्रोविजन मैंने आपको पढ़ा दिया, अब इसमें कोई भी चीज बाकी नहीं है, और एग्जाम्पल ऐसे छोटू मोटू से आते हैं, ठीक है। 31 मैंने आपको बता दिया। अब आगे किस पे फटाफट से बताइए? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है बताओगे? सप्लायर इज लायबल टू पे और रिसिपिएंट इज लायबल टू पे। मैंने कहा लेकिन यार रूल पढ़ा दूंगा तो फिर मजा क्या आएगा, दोनों मेल हैं बेटा, सप्लायर भी और दोनों ही क्या है? मेल। मेल मेल टू। अब पहले वाले एग्जाम्पल में कौन टैक्स भर रहा था बताओ, मेल 1 या मेल 2? मेल 1, क्योंकि वो कौन है? सप्लायर। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं लेकिन? रिवर्स चार्ज में किसके हैं यहां, फटाफट से बताइए। हालांकि मेरा मन है पिछले वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करने का, लेकिन तुम करने नहीं दोगे, मान लीजिए। वहां से अब जो है गुड्स चले हैं, क्या चले हैं वहां से? गुड्स। हाँ जी, नहीं नहीं, अरे नहीं, मेन मुद्दा बेटा आपको समझाने का है, कॉन्ट्रोवर्सी करने का थोड़ी ना। अब सुन, रिसिपेंट पे आते हैं बेटा। किस पे आते हैं? वापस किस पे आते हैं? रिसिपेंट। मैंने कहा रिसिपेंट भाई साहब अब तुम टैक्स भरोगे। कह रहा क्या मुझे अब रिमूवल से कोई लेना देना होना चाहिए? आप बताइए। कह रहे नहीं, रिमूवल तो किसके यहाँ की बात है? सप्लायर के। मेरे यहाँ क्या है? रिमूवल होगा या क्या होगा? आप बताओ। रिसिप्ट। ये वर्ड मैंने बताया आपको, आपने खुद बताया, खुद बताया। यानी कि रिसिपेंट के यहाँ पर जो मैं शब्द ढूंढूंगा वो क्या होगा? फटाफट से बताइए। रिसिप्ट होगा। पहली चीज। इनवॉइस कौन इशू करता है, रिसिपिएंट या सप्लायर? सप्लायर। तो लास्ट डेट क्या होनी चाहिए इनवॉइस इशू करने की? क्या इसका रिसिपिएंट से कोई लेने देना है? नहीं। लेकिन हाँ, इनवॉइस जब इशू हो गया है, किसके कितने दिन के अंदर अंदर मुझे टाइम ऑफ सप्लाई बना देना चाहिए, इस पे तो हम बना सकते हैं। तो क्या मैं लास्ट डेट लिखूं या इनवॉइस लिखूं? इनवॉइस प्लस कुछ डेज इसे मिलनी चाहिए कि इतने दिन में आप बना देना, तब हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और यहां पर हम पेमेंट को इग्नोर नहीं करते। तो तीसरी केस क्या हो गया, फटाफट से बताइए। पेमेंट। रिसिपेंट क्या? तीन चीजें आती हैं। पैसे आते हैं, कह रहे हाँ। रिसिपेंट क्या? पैसे आएंगे। रिसिपेंट क्या क्या आएंगे? कुछ भी हाँ बोल दोगे अब तो तुम गधे। रिसिपेंट के यहाँ क्या आएंगे? गुड्स। जाएगी क्या यहां से? पेमेंट। और पेमेंट जाने से पहले क्या आएगा? इनवॉइस, जिसमें पेमेंट लिखी होगी। तो मुझे कुछ दिन का समय मिलेगा। बस यही बातें आपकी लिखी गई है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ किस केस में? गुड्स के केस में 12(3 यानी रिवर्स चार्ज। पढ़िए क्या चीज लिखी हुई है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, दूसरा डेट ऑफ पेमेंट, और तीसरा 31st डे फ्रॉम लास्ट डेट से 31st डे या जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है उस दिन से। क्या रिसिपेंट को लास्ट डेट से कोई लेना देना है? जी नहीं। रिसिपेंट का लास्ट डेट से कोई, जैसे ही मेरे पास इनवॉइस आएगा मुझे 1 महीने का टाइम लगेगा। क्या 1 महीने और 31 दिन सेम होते हैं? अलग होते हैं? अलग होते हैं, अलग होते हैं। तो मुझे कितने दिन का समय, कह रहे मैक्सिमम 1 महीने में कितने दिन होते हैं? मैक्सिमम 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 31। तो कह रहे आपको कितने दिन का टाइम मिलेगा? 31 दिन में। अब ये चीज कैसे निकालेंगे एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रोविजन कैसे बनाया गया क्या ये समझ में आया आपको? ये रैंडमली कोई वर्ड्स नहीं लिखे हो जिसकी मैं हिंदी बता रहा हूं आपको, ऐसे ही होगा। अगर रिसिपेंट है तो उसके पास क्या होगा भाई? गुड्स रिसीव होंगे, वो पेमेंट करेगा। ये तो दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं। और तीसरी चीज, पेमेंट करने के लिए समय मिलता है नहीं मिलता? मिलता है। कानून ने कितना समय दिया है? 31 दिन। कौन सी डेट से? क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, अच्छा। इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, आप बताना मुझे एग्जाम्पल। क्वेश्चन में लिखा है रिसिप्ट ऑफ गुड्स, गुड्स आई,
क्वेश्चन में लिखा है पेमेंट, पेमेंट भी की हमने, और क्वेश्चन में लिखा है इनवॉइस। मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे इनवॉइस का क्या करना है। इनवॉइस इशू कौन से दिन इशू हुआ, ठीक है। केसेस बनाते हैं इसमें। मैंने पहले बनाया केस नंबर ए। 1/4/2026 को मुझे गुड्स मिले जिसकी पेमेंट मैंने 6 दिन बाद ही कर दी थी, यानी 7/4/2026 को। और जो इनवॉइस इशू हुआ था वो हुआ था मुझे 25/3/2026 को। समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं अगर ये रिवर्स चार्ज का है तो, ठीक है। तो 2 तारीख तो मैं एज इट इज ले लूंगा, बताओ कौन कौन सी, 1/4 और 7/4, ये कंपैरिजन। लेकिन क्या ये कंपैरिजन के लिए है या इसमें कुछ करना है अभी? कितने दिन ऐड करने हैं? तो इस डेट में आप क्या 31st डे ऐड करके मुझे बता सकते हो? बड़े केयरफुली ऐड करने हैं, डेज गलत नहीं आने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 25 तारीख है, कौन सी तारीख है? 25। 25 के बाद क्या लिखा हुआ है? मार्च। मार्च में कितने दिन बचे हैं? 6, टोटल 31 होते हैं तो बचे कितने हैं? 6। तो 31 में से 6 दिन का हमने हिसाब किताब कर लिया है। अब कितने दिन बचे? 25। तो अप्रैल में कौन सी वाली डेट आएगी? 25। बेटा ये चीज समझ पा रहे हो? दोबारा बता दो, बताओ एक बार और बता दूं या समझ गए? ये आसान है। तो 25 अप्रैल 2026 की डेट मेरे पास आ गई। अब मेरे पास कंपेयर करने के लिए कितनी डेट्स हैं? 3 या 4? ये डेट कंपैरिजन के लिए नहीं है, ये तो 31st डे निकालने के लिए। अब मेरे पास 1 अप्रैल भी है, 7 अप्रैल भी है और 25 अप्रैल भी है। बताइए कौन सी तारीख को टैक्स लग जाएगा? 1 अप्रैल। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। अब मैं बताऊंगा या आप खुद बताओगे? बताओ, आप खुद बताओगे? ठीक, लो। आपके लिए मैंने क्वेश्चन और आसान बना दिया। लो बताओ। आ गया? क्या आंसर है? 14-15। वेरी गुड बेटा। आपका 15, आपका आंसर बता रहे हो? 31st डे बता रहे हो? वेरी गुड। आंसर क्या है आप बताओ? वेरी गुड, 14। पंद्रह। ऋषभ कहाँ आगे पीछे करी? उससे क्या लेने देना बेटा? आपको अर्लियर में आपको इस बात की चिंता थोड़ी, आपको पेमेंट थोड़ी करनी है। आप बताओ दोस्त, आपका कितना है? 14। आप लोगों का 15। डाउट तो है? 14। आपका 15, 14। चलिए बेटा अभी चेक करते हैं। मैंने कहा क्या ये डेट एज इट इज है? इनमें तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। गड़बड़ किस में है? इनवॉइस में। इनवॉइस में कितने दिन ऐड करने हैं मुझे? ठीक है चलो। मैंने कहा जनवरी में कितने दिन होते हैं? 14 हटे तो 17 दिन का तो हिसाब ये हो गया, और 17 अगर हटा दूं और टोटल कितने करने हैं? 31। तो 14 दिन मुझे अगले महीने में मिल गए। तो ये कौन सी डेट निकल के आई? 14 फरवरी। अब इन डेट्स में से ये तो मुझे कंपेयर करनी नहीं है, ये भी मुझे कंपेयर करनी नहीं है। 1 मार्च, 15 फरवरी, 14 फरवरी। क्या आंसर आएगा? बताओ कहाँ गलती हुई? डेज, मुझे लगता है डेज की कंप्यूटेशन में ही गलती हो सकती है, अदरवाइज नहीं। यहां आप जो 31st डे ऐड कर रहे हैं, गलती वही पॉसिबल है। अदरवाइज 3 डेट में से सबसे पहली कौन सी है ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा। जहां गलती होगी वहां कंप्यूटेशन में होगी। ठीक है, अब बता दोगे? अब बता दोगे? तीसरा केस। मैं होता मैं तो सॉल्व भी ना करता, डायरेक्ट बता देता। पंद्रह 10
15, 11, 30, 10 सारे आंसर आ रहे हैं, आज तो मजे ही आ गए। 15 प्रीति, 15 अरे 30। कई बार बच्चे कहते हैं सर 30 से तो कम 15 ही है, महीना कौन सा है वो छोड़ो आप, है ना। चलो, क्या मुझे इस 15, 10 से कोई लेना देना है? नहीं। मुझे क्या ऐड करना है इसमें? 31। मैंने कहा मैं 31 ऐड करूंगा तो क्या वो नवंबर में जाएगा? ये तो तय है। और नवंबर से पहले की क्या मेरे पास ये डेट 11 नवंबर की है और ये डेट अक्टूबर की है, तो ये वाली डेट तो वैसे जाने वाली है किसमें? नवंबर में। तो क्या उससे पहले वाली डेट मेरे को पता है? हाँ, ये रही। अगर मैं फिर भी ऐड करूं, चलो आपके कहने से, तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं बेटा? आपको पहले किस महीने में कितने दिन होते हैं सब पता है? ये वाला रूल बहुत मारो पकड़ के, सीधा सीधा होता है, पता है ना। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31। कितने दिन होते हैं? 31। अब मैं अभी 15 तारीख पढ़ूं तो कितने दिन बाकी हैं? 16। और 16 के बाद कितने दिन बच जाएंगे? 15। 15, 11। तो डेट क्या आई बताओ जरा। 15, 11। अब किसी बच्चे को लगा कि यार 15, 11 और 30, तो सबसे पहली डेट कौन सी है बताइए। और 15 जो बता रहे हैं नालायक को, उससे तो 11, 11 ही आंसर आ जाता, 15 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों भाई? तो यानी कि आपको डेट के साथ साथ क्या भी देखना है आपको? मंथ। तो अब देखो 11 नवंबर में एक डेट पड़ रही है, अक्टूबर की एक डेट है और 15 नवंबर की। इसे तो बस मुझे डेट ऐड करने के लिए होता है। तो सही आंसर क्या था? अब क्या एक बार में बता दोगे? हाँ, क्योंकि बहुत सिंपल है, जैसे सबने अभी एक बार में बताया। हाँ बेटा, सबने, सबकी बात कर रहा हूं। लो बेटा, थाला वाला क्वेश्चन करो अब। आसान दो या मुश्किल दो, बस इतना बताओ तुम। ठीक, ये कौन सा महीना था? सॉल्व करो। 22 से 31 को सही से ऐड करो बेटा पहले। 22, 26। सोच लो, हाँ, पेमेंट डेट। सोच लो। हाँ सर। लेकिन बेटा एक बात बताओ, जो तुम इतनी देर से पेमेंट की डेट चिल्ला रहे हो, क्या पेमेंट की डेट कभी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हो सकती है? क्या मैंने पहली बारी में नहीं मना कर दिया था? अभी जो 22/6 है, ये किस चीज़ की डेट है? अच्छा, मेरे से कर, वो भी हो गए बेचारे। बेटा ये रिवर्स केस चल रहा है। कौन सा केस कर रहा है? रिवर्स। वो अभी चकरा जाते हैं यहीं पर, कह रहे अच्छा सब कुछ नहीं। वो बता रही थी आप। अच्छा बता रहे थे बेटा, जब मैं किसी से डाउट पूछूं ऐसे नहीं बोलना बीच में। चलो अब आते हैं, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कौन सी तारीख है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कौन सी तारीख है बताइए? 23 तारीख। 23 तारीख में कितने दिन जोड़ने हैं मुझे? मई में कितने दिन होते हैं? 31। तो 8 दिन तो मई में यहाँ निकल गए और फिर 23 दिन बचे, तो वो कहाँ चले गए? 23/6/2026। अब मेरे पास 3 डेट्स हैं, 1, 2 और 3। कौन सी सबसे पहले आ रही है? सर जो आपने खुद किया उसमें तो सीधा सीधा दिख रहा था, हमें तुम ये कर रहे हो। हाँ ठीक, इस बार सबने एक बार में ही बताया था ना, है ना? ठीक। बुद्धि स्लो हो गई ना? आप बहुत दिन बाद पढ़ने बैठे। नहीं, बुद्धि ही स्लो हो चुकी है बेटा।
नहीं, आपके चक्कर में तो मैंने शरीर ढाल लिया अपना, आप ही कहते शरीर मोटा होता है। हाँ बहुत बेकार है। 1/7/26 मोहिनी, वो तो डेट ही नहीं है 1/7/26 तो। कहीं देखना जरा तीनों डेट, कौन सी डेट? संगीता, अगर इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है पहले ये बताओ। 31 दिन ऐड करने में, अरे 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 बदल, अरे सबका एक साथ आया था बेटा, एक साथ आया। अभी चेक करते हैं बेटा, सुनो। अरे रुको मेरे सीताराम पब्लिक स्कूल के बच्चों, अरे रुको नालायक। 1 जून, जून में कितने महीने? जून में कितने महीने? 30। 31 कौन बोल रहा है? जून में कितने दिन बच गए हैं? 29। और जुलाई में कितने दिन आएंगे? 2। तो 2 जुलाई 2026, यानी कि दोनों में से कोई भी डेट आप ले सकते हो। 1 जुलाई। हाँ क्या? हाँ 1 जुलाई आंसर बोला था भाई। कितने साल बाद? ये थे। डेट नहीं निकालनी आती तुम लोगों को भाई। अब सुनो, तुम लड़ाई कहां हो रही है? क्या जीएसटी में लड़ाई हो रही है? नहीं। क्या इंग्लिश में लड़ाई हो रही है? नहीं। क्या प्रोविजन में लड़ाई हो रही है? नहीं। बुद्धि, कॉमन सेंस। अब जीएसटी सिखाने वाला मास्टर डेज ऐड करना कहां से सिखाए? 1 मिनट बैठता रहता हूँ बेटा। 2 + 2 क्या होते हैं बेटा? तारीफ करूं? आखिरी सवाल। ढोल लगा लो गले में। पता था किस दिन हो गया आप लगते हो। ऐड कर लो भैया। एक 31st डे आया कौन सा है, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ। 17/3 आया ना, ये बार चेक कर लेते हैं। यही आया 17/3, 17 आया। आपका दोस्त सही सही बताना क्या आया। ऐड करो ना पहले। आप ये मत समझना कि ये 17 तारीख आ रही है, 18 आ रही है, हमारा आंसर तो यही है। आपके एग्जाम में चेक किया जाएगा अपने प्रोविजन को कैसे कंपेयर किया है और डेट सही निकाली है। भले ही आपका आंसर सही हो, अगर गलत कैलकुलेट किया होगा तो काट देंगे वो। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 फरवरी, फरवरी में कितने दिन है? 29 दिन। वैसे फरवरी में कितने दिन होते हैं? अब ये स्नेहा नहीं बताएगी ना क्वेश्चन बताएगा, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब आते हैं इसके बाद 15 फरवरी, यानी कि कितने दिन और बचे हैं? 14 दिन। तो 14 दिन गए फरवरी में, अब बचे कितने? 17। तो 17 क्या आ गई मेरे पास? मार्च। 17 क्या आ गई मेरे पास? मार्च 2024। अब आते हैं लीस्ट पे। 1 मार्च, 14 मार्च, 17 मार्च। क्या आंसर होगा? 1 मार्च। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो यहां तक का प्रोविजन बताना जरा फिर। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्या कहता था? लाइबिलिटी टू पे टैक्स शैल अराइज ऑन टाइम ऑफ सप्लाई, और टाइम ऑफ सप्लाई के लिए जाइए नीचे। 12(2) क्या कहता है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ, 2 ही डेट्स हैं, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ। लास्ट डेट कैसे निकालते? करें रिमूवल है तो रिमूवल, और रिमूवल नहीं तो डिलीवरी, सीधी बात। अब आते हैं नेक्स्ट 12(3).
कौन सा 3? 12 3। ये कौन सा है? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या होगा? मैंने कहा 3 ही डेट्स होती हैं। सबसे पहले रिसिपिएंट के पास क्या आएगा? गुड्स आएंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। फिर उसके पास से क्या जाएगा? डेट ऑफ पेमेंट। और मैंने कहा वो और क्या भेजेगा मुझे? इनवॉइस भेजेगा। तो समय देगा पेमेंट का। हाँ, कितने दिन का समय दिया? 35। क्या यहां तक समझ में आया? क्या पक्की बात है? सोच लो। ठीक है, मैंने बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन बनाए हुए हैं आपके लिए। ये बेटा क्वेश्चन है, आपको अपनी कॉपी पे साइड में कहीं आंसर लिख देना है। बस केस लिखा हुआ है, आपको सिर्फ डेट लिखनी है, बिना डिस्कशन किए। नहीं बेटा, ये रिवर्स चार्ज नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का सेंस समझ जाइए ना। मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, इसका मतलब फॉरवर्ड चार्ज। मेकिंग अवेलेबल को डिलीवरी बोलते हैं। ऋषभ आंसर लिखो जल्दी। ये 12-2 है। अब ठीक है, ये 12-2 है। हाँ, ओरली बता देना, लेकिन लिख दो तो ज्यादा सही है, एटलीस्ट पता रहेगा मुझे। पूरा क्वेश्चन मत लिखना, खाली आंसर लिखना। हो गया? प्रीति 31st डे ढंग से निकालना, फिर कभी बोलो। संगीता 31st डे निकाला तुमने? क्यों? वेरी गुड। आगे सभी का भाई? ऋषभ आया सभी का? अच्छा, इसमें कितना मुश्किल क्वेश्चन है पता है आपको? हम सेक्शन कौन सा है जिसका इस्तेमाल करेंगे, बताना जरा। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, जो कि ये कहता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मैंने कहा रिमूवल इज द लास्ट डेट एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ये रहा। मेकिंग अवेलेबल मेरे काम की चीज नहीं है, डेट ऑफ पेमेंट मेरे काम की चीज नहीं है। अब आप कंपेयर करोगे तो शायद आपको अच्छा लगे। देखिए 6 जनवरी 7 जनवरी 7 जनवरी, कि इन बातों से कोई लेना देना? तो यानी कि आपको प्रोविजन जब आता होगा तो आप आधी कंफ्यूजन तो वैसे ही दूर कर लोगे अपनी क्वेश्चन में, और अपने काम की चीज निकालोगे बस। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे? कह रहे हैं हाँ सर, आगे बढ़ो। जिसमें गुड्स इन्वॉल्व, सेक्शन बता दो चलो इसका। 12 सब सेक्शन 2 ही है, या तो मूवमेंट इन्वॉल्व होगी या मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं हो। और जब मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो रिमूवल की जगह क्या दिया हुआ है? मेकिंग अवेलेबल। बताइए इसमें भी क्या कर दूं? क्या इसमें पेमेंट को मुझे इग्नोर करना है? दोस्त तुम बताओ, इग्नोर करेंगे इसमें भी? स्नेहा, क्या पेमेंट को इग्नोर करेंगे इसमें भी? हाँ, क्योंकि कौन सा चल रहा है? 12-2। 12-2 मतलब फॉरवर्ड चार्ज। 12-2 में 2 केस है, मूवमेंट और मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब इसमें मुझे पेमेंट को क्या करना पड़ेगा? इग्नोर। अब बताओ, क्या आप आसानी से बता सकते हो? कह रहे हैं हाँ 11 को बढ़िया है। 9 3 5 5 2। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर भाई ईमानदारी से बताऊं, तो मन की बात, 2 फेब लिख देता ना मैं यहाँ पे, तो इतने कमाल के बच्चे 2 कौन से लिख देते? कह रहे 2 कम है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा। चलो बेटा, अरे ये क्या कर दिया मैंने, बच गया, बढ़िया है, जूम नहीं था ना वो। लो बेटा 12-3 क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे, घर जाकर आपको जरूरी काम से सोना, खाना और रील देखनी है, इसीलिए हम सब कुछ क्लास में ही करेंगे बेटा। कभी धूल पछाड़ खाए हैं? किए हैं अभी बेटा, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। कुछ भी मतलब नहीं है, डेट लिखी हुई है, आप ऊपर वाली लाइन को इग्नोर करें।
मतलब सबसे कंपेयर करिए भाई, कुछ कट भाई, ये वाली जो लाइन है आप ऐसा अज्यूम करिए कि ये नहीं है यहाँ पर, बस सारी डेट्स गिवन है आपको। बेटा वही बोला मैंने। बेटा जो दो पेमेंट की डेट है ना, पहले ये ध्यान रखना, इन दोनों पेमेंट की डेट में से डेट ऑफ पेमेंट एक निकालते जो पहले करे, चाहे बैंक से पहले कट जाए हम खाते में पहले चढ़ा दे। तो इसमें तो आप ये निश्चित रखिए कि कंपेयर कौन सी करनी है पेमेंट की डेट। मैंने कहा इसमें 10 कंपेयर करनी है, इसमें भी 10 कंपेयर करनी है, इसमें 9 कंपेयर करनी है और इसमें 18। तो डेट ऑफ पेमेंट ये रही जिसमें मैंने टिक लगा दिया आपका। पेमेंट भी पहले वाली ही लेते हैं, बैंक और आपकी पासबुक में अगर कोई दिक्कत है तो पहले वाली डेट ले लो। अरे सर इसमें तो सभी में 31 निकालना पड़ेगा। बेटा सॉल्व करना, पड़ोसी से नहीं पूछना। बेटा डिस्कशन नहीं करनी, मैं बोला तो अपने आप करना है। अब करो। अंजलि हो गया, आराम से। डिस्कशन ना करें भाई, अपने आप निकालें। गलत करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निकालो अपने आप। हो गया। भैया मोहिनी, जल्दी करो बेटा। ऋषभ, सारे हो गए? अच्छा मुझे बताओ, आप आंसर पहले चेक करूं या 31st डे पहले चेक करूं? वेरी गुड, खुद ही बता रहे हैं। क्या यही आए हैं आपके 31st डे? 1 जून, 1 जून, 1/11, 1 जून, यानी एक ही बार निकालना था घुमा फिरा के। ठीक। अच्छा दूसरी बात, प्रीति, इसमें पेमेंट की डेट को लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। वेरी गुड। इसमें क्या करेंगे? लेंगे, क्योंकि ये कौन सा सेक्शन है? अब आप ऐसा बोल सकते हो कि सर कंफ्यूजन थी नहीं, आपने कर दी। चलिए हमारा रूल क्या है बताओगे? किस किस को हमें कंपेयर करना है? डेट ऑफ इनवॉइस, रिसिप्ट ऑफ गुड्स? नहीं, डेट ऑफ इनवॉइस को आपको कंपेयर ना करने के लिए हमने एक डेट वहां पर बना दी है। अब मैं 3 डेट्स को कंपेयर करूंगा। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट में ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया था, ये वाली डेट लेंगे और ये वाली डेट, 3। अभी मैं किस किस को कंपेयर करना है बस वो बता रहा हूं आपको। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स ये और ये, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स ये और ये, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। अब बताइए बेटा पहले वाले केस में क्या आंसर आया आपका? क्या यही आंसर आया था? किस किस बच्चे का यही आंसर है? सबका यही है? अरे भाई साहब, 15/5, 10/5, 1/6। वेरी गुड बेटा। 15/5, 9/10, 15/10, 9/10 और 1/11, 15/6। क्या सभी का यही आया? ये आपके सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक है जो मैंने फ्रेम किए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों गलती के, और जब आप गलती करेंगे तभी क्लैरिटी भी मिलेगी आपको कि क्या गलती नहीं करनी है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, अच्छा ठीक। तो आपको, आपसे जो मुझे क्वेश्चंस कराने थे उसका हुआ अभी समापन। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ। वापस आया तो मैंने कहा कितने सेक्शंस बचे हैं? 12/2 कर दिया है, 12/3 कर लिया है। अब क्या बचा है? 4, 5, 6। इन तीनों को करने में 5 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगे? तीनों को। और यही 3 सेम एज इट इज कहां पर है? 4,
5 6, यानी कि घुमा फिरा के मैं आपको अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर ये भी खत्म करवा दूंगा और ये भी खत्म करवा दिया है। तो बचेगा क्या? सिर्फ 2 सेक्शन। कौन से? सर्विसेज के केस में फॉरवर्ड चार्ज कैसे लगता है और सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज कैसे लगता है। दोनों का ही कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, आपस में कोई लिंक नहीं है। इसलिए जो कल के उस पर मैं छोड़ूंगा वो ये दो पॉइंट्स होंगे, और जो आज के उस पे है वो क्या है? बस वाउचर्स, रेजिडुअरी सेक्शन और आईपीएल। स्टार्ट करें। वाउचर्स का क्या मतलब है? फटाफट से करता हूं, 5 मिनट के अंदर, टोटल मिला के 5 मिनट। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ, और देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है, 12 सबसेक्शन और 13 सबसेक्शन 4, चाहे गुड्स के लिए हो या सर्विस के लिए हो। अगर आपको वाउचर्स मिलते हैं किसी कंपनी से या कहीं से भी, तो वाउचर पे कब टैक्स लगाना चाहिए? कंपनी ने मुझे कहा ये रहा कूपन, तुम जब शर्ट खरीदोगे आप इस कूपन से शर्ट खरीद सकते हो। मैंने कहा ठीक है, तो टैक्स कब लगना चाहिए? ये सोचने वाली बात, जब कंपनी के पास वाउचर आए, या जब कंपनी ने इशू किए वाउचर, या जब आपके एम्प्लॉय ने उसे रिडीम कराया, मतलब जब शर्ट खरीदी, कब टैक्स लगना चाहिए बताइए। तो उसने कहा 2 केस है। अगर वाउचर पे ये केस लिखा हुआ है कि आप क्या खरीदने वाले हैं, तो फिर आपको जब खरीदेंगे तब तक का वेट करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन वाउचर इशू करना है उस दिन। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगर वाउचर पे ये लिखा आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज कर सकते हैं, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे अलग अलग जीएसटी का रेट है। तो क्या जिस समय इशू किया है उस समय पता है आप क्या खरीदने वाले हैं? नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो उसके लिए मुझे कहां तक का इंतजार करना पड़ेगा? रिडम्पशन तक का, जब खरीदेंगे एक्चुअल में। यही बात यहां पर लिखी गई। देखिए, इफ द सप्लाई इज, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस चीज का कूपन है। उसमें लिखा मुर्गी कूपन, आप क्या खरीदोगे? सीधी सी बात। उसने लिखा गाड़ी का कूपन, आप क्या खरीदोगे? अब गाड़ी महंगी हो या सस्ती हो, जीएसटी का रेट तो सेम रहेगा ना। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इसलिए अगर सप्लाई क्या है, फटाफट से बताइए, अगर सप्लाई क्या है? आइडेंटिफाइबल। सप्लाई क्या है? आइडेंटिफाइबल। तो क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। और अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो आंसर क्या होगा? डेट ऑफ रिडम्पशन होगा। बुझाया नहीं बुझाया? पक्की बात है? ठीक है। ये गुड्स के केस में है, सर्विस के केस में है, दोनों के केस में। कह सर कुछ एग्जांपल बताओ। जैसे कि मैंने लिखा है कि आप क्या, कौन सा वाउचर मिला है आपको? फूड। एनी फूड आइटम कैन बी परचेज फ्रॉम द सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ इश्यू, क्योंकि फूड आइटम्स पे अलग अलग जीएसटी का रेट है। तो कब तक रुकना पड़ेगा? डेट ऑफ रिडम्पशन। आ गए इधर। अगर मुझे कौन सा कूपन मिला है तो इससे क्या खरीदूंगा मैं? सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, डेट ऑफ इश्यू। क्या लॉजिकल है? बिल्कुल सही सोच के बनाया गया। करे ठीक है। कह सर रेजिडुअरी सेक्शन में इनका बाद में आता हूं, पहले आ जाते हैं आईपीएल पे। आईपीएल की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, इंटरेस्ट, पेनल्टी और, क्या जिस समय पर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो या जब ऑर्डर लिया है, क्या आपको पता था कि सामने वाली पार्टी डिले करेगी? नहीं। जिस समय मैंने इनवॉइस बनाया था, क्या उस समय मुझे पता था सामने वाली पार्टी डिले करेगी? नहीं। यानी कि इंटरेस्ट हो या पेनल्टी हो या लेट फीस हो, आपको तब तक रुक जाना चाहिए जब तक वो आपको रिसीव नहीं हो जाती। वो तो बाद में जाके पता चलेगा ना, इंटरेस्ट लगेगा भी या नहीं लगेगा, पेनल्टी लगेगी भी या नहीं लगेगी, लेट फीस लगेगी भी या नहीं लगेगी। तो मुझे कब तक रुक जाना चाहिए? जब गुड्स बन गए थे, जब सप्लाई हो गए थे, जब टाइम ऑफ सप्लाई निकल गया था, या जब लेट इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस मिले, कब तक रुक जाए? जब इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस। भाई मैं एक व्यक्ति हूं, सामने वाले पार्टी ने ब्रीच कर दिया, मैंने उसको पेनल्टी लगा दी। 1 लाख के गुड्स थे, 10,000 की पेनल्टी थी। तो 1 लाख के गुड्स पे कैसे निकलेगा वो मैं ऊपर पढ़ चुका हूं। ये जो 10,000 रुपए के लिए टाइम ऑफ सप्लाई है, ये कैसे निकालूं? जिस दिन गुड्स रिमूव हो रहे थे, क्या मुझे पता था मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी? नहीं, या उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी? नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो अगर कहीं पर आपको दिख जाए आईपीएल, आईपीएल का मतलब इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस, क्या मेरी बात समझ में? तो उसके लिए कब तक करेंगे? जब तक वो इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस रिसीव नहीं हो जाते। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा किट्टू को मैं सप्लाई कर रहा हूं सामान, किट्टू ने डिफॉल्ट कर दिया, मैंने इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया, पेनल्टी लगा दी, लेट फीस लगा दी 50,000 रुपए की। बाद में मुझे याद आया कि हम तो 10-20 साल से सप्लाई कर रहे, चलो यार छोड़ो। उन्होंने मुझे रीजन बताया, सर ये रीजन था, फैक्ट्री में आग लग गई थी, पैसे कुछ होल्ड हो गए थे, इंश्योरेंस कंपनी से जैसे ही पैसे आए हमने आपको पैसे दे दिए। मैंने कहा बात तो सही है, इमोशनल हो गया, मैंने कहा छोड़ो यार, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस छोड़ो। तो क्या फिर टाइम ऑफ सप्लाई निकालने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई निकालने की जरूरत इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस पे तब तक रोक दी जाती है जब तक वो मिल ना जाए आपको। अगर किसी पार्टी ने वेव ऑफ कर दिया, छोड़ ही दिए, तो क्या इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस का निकलेगा? नहीं। तो यही बात है यहाँ पर। देखिए कह रहे वेयर द सप्लायर रिसीव्स एनी एडिशन इन वैल्यू, किसके नाम पर? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स सच, जिस दिन मिल जाए बस उस दिन। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल बना रखे हैं। 1 लाख का मिला था, 18,000 मिला था, पेनल्टी मिल गई 5,000 रुपए की। 5,000 की पेनल्टी का ओरिजिनल टाइम ऑफ सप्लाई से कोई लेना देना है क्या? नहीं। जिस दिन पेनल्टी मिल जाएगी उस दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। बड़ा सिंपल रूल है इसको। ये गुड्स के केस में है, सर्विस के केस में है, दोनों केस।
तो मैंने आपको 12/4 भी पढ़ा दिया, 13/4 भी पढ़ा दिया, 12/6 भी पढ़ा दिया, 13/6। और क्या 5 मिनट के पॉइंट है? हाँ। क्या मुझे इसमें कुछ समझाने की जरूरत, सॉल्व कराने की जरूरत? बिल्कुल भी नहीं। आते हैं लास्ट पॉइंट आपका, कौन सा सेक्शन? रेजिडुरी। कौन सा सेक्शन? रेजिडुरी। जरा एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है, मुझे बताइए, खुद पढ़िए। ट्वेल्व 5 और 13/5 ये कहता है कि अगर तुमसे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाला जा रहा 12/2 के अकॉर्डिंग, 13/2 के अकॉर्डिंग, किसी भी, या 4 या 5 किसी के भी अकॉर्डिंग, अगर आपसे नहीं 5 तो खैर यही है, 6 के अकॉर्डिंग अगर आपसे निकाला नहीं जा रहा है तो आप हमारे पास आइए। हमने कहा आ गए हमारे पास। मैंने कहा भाई कोई डेट ही अवेलेबल नहीं है, सारे रिकॉर्ड जल गए या कुछ भी हो गया, अब क्या करूं? तो उसने कहा एक काम करो, तुम रिटर्न भरते हो? कह रहा हाँ। रिटर्न भरते हो तो जिस दिन आप रिटर्न भरते हो उसी दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई है, उसी दिन जीएसटी भी काट देना। क्या मेरी बात समझ में आती है? यानी वही आपका टाइम ऑफ। कह रहा मैं तो रिटर्न नहीं भरता। कह रहे रिटर्न नहीं भरते तो जीएसटी भरते हो? कह रहा हाँ जीएसटी भरता हूँ। तो जिस दिन तुम जीएसटी भरने जाओगे वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ? अब एग्जाम में एक बच्चा बैठा था, उसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा तो उसने 31st डेज भूल गया। 31st डे किस में था, पेमेंट किस में इग्नोर करते थे, क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने कि सॉल्व करिए। बच्चे से सॉल्व नहीं हुआ, बच्चे ने लगाया 12 सबसेक्शन 5 वेर इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट। ये रहा आंसर। कंफ्यूज हो गया वो जाके, क्या इसे लगा सकते हैं? क्या मतलब है इस सेक्शन का? जब प्रैक्टिकली आपके पास इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल ना हो, जल गए सारे रिकॉर्ड्स। अब प्रीति कह रही नहीं सर मैं पेमेंट में आपने कंफ्यूज किया था, कब लेनी है कब नहीं लेनी। अब मैं सॉल्व नहीं कर रही इस क्वेश्चन को, मैं इसमें क्या लगा दूं? 12/5 क्या लिखा है उसमें? वेर इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट अप्लाई दिस। क्या ऐसे आंसर मिलेगा? नहीं। वेर इट इज नॉट पॉसिबल एंड देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद रिगार्ड टू डिटेल्स, जिससे हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं। जल गई फैक्ट्री, जल गई, शिफ्ट हो गई, रास्ते में कुछ भी गड़बड़ हो गई, तो उस केस में हम इस वाले की मदद लेते हैं। रिटर्न फाइल करते हो तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, टैक्स भरते हो तो जिस दिन टैक्स भरते हो। रिटर्न फाइल करते हो तो टैक्स भरते हो तो जिस दिन ड्यू डेट है टैक्स की, जिस दिन पे करते हो। बस इस बात का ध्यान रखना। रिटर्न फाइल करते हो तो जो इसकी ड्यू डेट है, आपने कब रिटर्न फाइल की उससे मतलब नहीं, जब ड्यू डेट थी। क्या है ड्यू डेट हमें मतलब नहीं, ये तो बस रेजिडुअरी सेक्शन है, बस इतना लिख कर आना। एमसीक्यू में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब बताइए क्या मैं यहाँ पर जो भी मैंने सेक्शंस एक ही पेज में लिखे, क्या ऑलमोस्ट सारे पढ़ा दिए? 13(1) क्या कहता है पता है आपको? लायबिलिटी टू पे टैक्स शेल अराइज ऑन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। और वो कैसे? वो नीचे निकलेंगे। तो मैंने आपको 12(1), 13(1), 12(2), 12(3), 12(4), 13(4), 12(5), 13(5), 12(6) सब पढ़ा दिए। कितने बचे हैं अब? हालांकि पढ़ा इनको भी सकता हूं, लेकिन एक बार ना दिमाग में आपको गुड्स वाली चीजों को बैठने दीजिए। क्या था? फिर मैं आपको सर्विस पे लेकर चलूंगा और प्रोविजन बिल्कुल लॉजिकल तरीके से पढ़ाऊंगा। फॉरवर्ड चार्ज में यही लॉजिक था, फॉरवर्ड चार्ज में यही लॉजिक था। लास्ट डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस में भी लॉजिक था, कल ही बता दिया था आपने, तभी 8 जुलाई बता दिया था, लॉजिक था। ऐसे ही जब रिवर्स चार्ज लगाया तब भी तो उसमें लॉजिक था। क्या रिवर्स चार्ज के केस में लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस का रिसिपिएंट से कोई लेने देना है? नहीं, तो इसलिए रूल ही नहीं बना। जैसे इनवॉइस आएगा भाई 1 महीने का टाइम है पेमेंट का, फिर जब पेमेंट करेगा और जब गुड्स आ जाएंगे, तो कितना सिंपल रूल है। इसके अलावा कोई और डेट निकल नहीं सकती। इसके अलावा क्या निकालोगे आप? क्या मेरी बात समझ में आती है? ऐसे ही इन्हीं लॉजिक्स के साथ हम क्या पढ़ेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ और इन केस ऑफ। अब सर हमें क्या करना है? मैंने कहा जितना पढ़ा दिया उतना करना, और जो एग्जांपल्स करा दिए वो कॉपी में नोट डाउन करने। क्या मेरी बात समझ में आती है? जैसे लिखे हो बिल्कुल ऐसे सुंदर तरीके से, कोई रफ तरीके से काम ना करके लाए, बढ़िया तरीके से लिखने। मैं ही नहीं कह रहा हाईलाइट भी करो, एटलीस्ट 3 पेन तो आपको यूज करने चाहिए। ये मैं हर नोट्स में फॉलो करता हूँ। रेड पेन हमेशा सेक्शन के लिए होना चाहिए ताकि आपको याद रहे। आपका दिमाग जो है सेट हो जाता है इन चीज़ों को याद रखने के लिए। कई बार बच्चे कहते हैं ना याद नहीं हो रहा, तुमने याद करने जैसा लिखा ही नहीं। आप लिखो जिससे याद हो जाता है। रेड पेन से हमेशा क्या करना है? सेक्शन लिखना है। ब्लैक पेन से हमेशा हेडिंग लिखनी है, और ब्लू पेन से हमेशा केसेस लिखने हैं। जहां आपको इंपॉर्टेंट लगे वहां हाईलाइट कर दीजिए, बस बात खत्म। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लेते हैं विराम और क्लास खत्म।